हेलो एवरीवन। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में से मगध के उदय ने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। इसमें मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। इसके बारे में देखते हैं। इसका जो काल है माना जाता है 322 बीसी जो ईसा पूर्व है से 184 ईसा पूर्व। तो इस काल को एक्चुअली प्रकाशमय युग कहा जाता है। प्रकाशमय युग इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत से पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्य मिल जाते हैं। इसकी कड़ियों को जोड़ने में, इसकी पूरी स्टोरी बनाने में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे प्रकाश पड़ता है उस समय के इतिहास के बारे में, इसलिए इसे प्रकाशमय युग कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं, इसलिए इसमें सिर्फ भारत के जो स्रोत ही नहीं, बाकी विदेशों के भी स्रोत हैं। जैसे स्ट्रैबो स्ट्रैबो ने अपनी एक रचना भूगोल की पुस्तक लिखी थी। उसके 15वें भाग में भारत के बारे में संबंध, जो यूनान के संबंध थे और भी चीज़ें उसके बारे में उन्होंने लिखी हैं। तो स्ट्रैबो जो है वो भी काफ़ी उसी काल के लगभग थे। 64 ईसा पूर्व के आसपास का है उनका। जस्टिन एक दूसरी शताब्दी में उन्होंने एक सार संग्रह लिखा था, एपिटोम बोलते हैं। इसमें 12वें पार्ट में 12th पार्ट जो था इसमें भारत का वर्णन किया गया है। जस्टिन ने जो है ये भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने समस्त भारत का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था, और ये भी बताया कि चंद्रगुप्त की सेना जो थी वो एक तरह से डाकुओं की एक सेना थी, डाकुओं का एक गिरोह जैसा था। और सिकंदर के जितने गवर्नर थे, सिकंदर के मरने के बाद, मृत्यु के बाद, हालांकि उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर यहाँ पर आक्रमण करने के बाद वो जब वापस लौटा है उसने कई गवर्नर नियुक्त किए यहाँ। तो उन गवर्नरों की हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये जस्टिन लिखते हैं। तो इस तरह के ये हैं। बाकी विलियम जोन्स जो हैं वो पाते हैं कि जो सैंड्रोकॉट्स हैं वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है और ये 1793 में हुआ, इन्होंने बताया। बाकी जेम्स प्रिंसेप हैं, इन्होंने अशोक का जो दिल्ली टोपा स्तंभ लेख है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, उसको पूरा डिकोड किया। बाकी प्लूटार्क हैं। प्लूटार्क चंद्रगुप्त लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से पूरे भारत पे विजय किया था। उसकी 6 लाख की सेना थी, हालांकि एक तरह की अतिशयोक्ति ही है। और बाकी मैक्रेंडन जो जस्टिन ने लिखा था कि ये डाकुओं का गिरोह जैसा है, तो मैक्रेंडन लिखते हैं कि ये डाकुओं का गिरोह इस तात्पर्य में है कि पंजाब के गण जाति लोगों से ये थोड़ा मेल खाता है उस समय के समाज के हिसाब से। बाकी प्लिनी अपने नेचुरल हिस्ट्री में लिखते हैं भारत के बारे में बहुत कुछ, उनसे भी कुछ मिलती हैं जानकारियाँ। इसके अलावा भारतीय ग्रंथों में जैसे जैन स्रोतों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र है और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वण है, अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, वो सब है और उनसे जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी कई जानकारियाँ मिलती हैं प्रशासन के बारे में, लेकिन एज सच मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। हाँ, विशाखादत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं इस काल की। जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्रादामन का, उससे मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो थे काफ़ी स्रोत हैं, ये इतने स्रोत हैं मौर्य वंश को जानने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन मौर्य वंश के जो जितने शासक हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। जो सबसे प्रमुख है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपने ही मंत्री विष्णुगुप्त बोलते हैं इसको, लेकिन उसको कौटिल्य या चाणक्य भी बोला गया है। तो चाणक्य की मदद से उसने नंदों को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया और इस तरह से मगध साम्राज्य को उसने बड़ा किया और पूरा समस्त भारत पर उसने कब्जा किया। लेकिन साउथ के कुछ पार्ट छोड़ दिए जाए और एक कलिंगा यानी जो उड़ीसा वाला पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए, तो देखा जाए कि ये लगभग संपूर्ण भारत पे मौर्य साम्राज्य का जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। नंदों को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से। तो यहाँ से फिर उसने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उसने सेल्यूकस से भी युद्ध किया, जो कि चंद्रगुप्त उसका सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सेल्यूकस को उसने हराया और हराकर उसने एक तरह से पोरस जो राजा था जिसकी सिकंदर से जिसका युद्ध हुआ था उसकी हार का भी बदला लिया। इसके बाद इनकी संधि होती है। उस संधि में विजित प्रदेश जो है सेल्यूकस इनको चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा देता है। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी ये करता है इनसे, चंद्रगुप्त मौर्य से। इस तरह से ये चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के अंतिम समय में आखिरी टाइम पे वो क्या करता है कि भद्रबाहु जो उसके आचार्य थे उनसे दीक्षा लेके मैसूर यानी श्रवण बेलगोला चला जाता है। वहाँ जाकर सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता है। सल्लेखना विधि एक तरह की जैन धर्मों में मोक्ष पाने की एक विधि है। तो इस तरह से अपना सिंहासन जो है सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप के वो चला जाता है। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा जैन ग्रंथों में पाया जाता है। और उसके मंत्री जो हैं, 2 मंत्री हुए। एक मंत्री जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही था चाणक्य, और दूसरा मंत्री खल्लाटक। तो 2 मंत्रियों का उल्लेख है बिंदुसार के। बिंदुसार को अमित्रोघात भी कहते हैं। अमित्रघात ये उसकी उपाधि थी और यूनानी लेखकों ने अमित्रोकेट से इसको रिलेट किया है। इसके बिंदुसार के मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी रहे हैं सीरिया के राजा एंटियोकस से। उसने बिंदुसार ने एंटियोकस से तीन वस्तुओं का डिमांड किया था। एक मदिरा यानी वाइन, और फिर अंजीर, और दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर। तो इन तीनों में से मदिरा और अंजीर तो एंटियोकस ने भेज दिए बिंदुसार के दरबार में, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा और कहलवाया कि ये हमारी नीति के खिलाफ है। तो ये एक तरह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी था इनका। और बिंदुसार जो है उसकी धार्मिक नीति अपने पिता से अलग थी। वो आजीवक संप्रदाय का पोषक था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। और उसी ने अशोक को तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक इसमें सफल हुआ और इस सफलता के लिए आगे चल के उसको तक्षशिला उज्जैन दोनों जगह का गवर्नर बनाया गया। और फिर आगे बिंदुसार का ही जो उत्तराधिकारी अशोक होता है। अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी दिव्यावदान ग्रंथ में दिया गया है। और उसकी पत्नी वेदिश महादेवी थी, जो कि महेंद्र और संघमित्रा की माता थी। महेंद्र और संघमित्रा को आप आगे पाते हैं कि वो लोग धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे गए थे। अशोक के भाई का नाम सुसीम तथा तिष्य था। तिष्य जो कि विगताशोक भी कई ग्रंथों में पाया जाता है उसका नाम। राज्यारोहण के पूर्व जो है अशोक उज्जैन और तक्षशिला का प्रांतीय शासक यानी गवर्नर था, जो मैं पहले बता चुका हूँ। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो कलिंग का एक युद्ध होता है, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है। और ये
13वें वृहद शिलालेख में उल्लेखित है। इसके बाद अशोक ने युद्ध की विभीषिका को देखते हुए इतना उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि वो युद्ध नीति छोड़ के धम्म नीति अपना लेता है अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए। तो इसकी वजह से जो है उसने बहुत सारे धार्मिक चीज़ों को उसको फैलाने में काफ़ी मदद की। और मगध का जो उत्तराधिकारी यानी एक तरह से शासक सम्राट बनने के बाद अशोक का ये पहला और आखिरी युद्ध माना जाता है, कलिंग युद्ध। ये डॉक्टर हेमचंद्र राय लिखते हैं, जाने माने इतिहासकार। और ये अशोक जो ऐसा पहला शासक था जिसने स्तंभ और शिलालेख यानी जो शिलाओं पर, चट्टानों पर उत्कीर्ण कराए अपने शासन राज्य के आदेश यानी शासनादेशों को उसने पत्थरों पर उकेरा, और फिर ताकि वो हमेशा इतिहास में बना रहे। तो ये पहला ऐसा शासक था ऐसा चीज़ करने वाला। ये थी अशोक की, बिंदुसार की और चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी डिटेल। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। और सिंघली किंवदंतियों से दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के भतीजे निग्रोध ने उसे बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। लेकिन दिव्यावदान और ह्वेनसांग ने ये बताया कि आचार्य उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। तो इसके बाद उसने धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी सहभागिता दिखाई। अशोक के जो दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में उसके कल्याणकारी कार्यों और इन सब के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। धर्म प्रचार करने के लिए अशोक ने कई सारे प्रचारक भेजे, जैसे अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और भी कई सारे। महारक्षित को यूनान देश भेजा, महादेव को महेशमंडल मैसूर में भेजा, रक्षित को कर्नाटक में भेजा। इस तरह से तो कई अलग अलग प्रदेशों में अपने धर्म प्रचारक इसने भेजे। इसके अलावा अशोक के धर्म प्रचार हेतु और भी कई कार्य हुए। धार्मिक यात्राएं हुई कई सारी जगहों पे, जैसे राज्याभिषेक के अपने 10वें वर्ष वो बोध गया में गया, तो 8वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा करता है अशोक। इसमें शिला स्तंभ खड़ा हुआ है जिसके बारे में डिटेल है। फिर रुम्मिनदेई लघु स्तंभ में भी इसका उल्लेख है। और 12वें वर्ष में, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में निगलीवा यानी नेपाल की तराई क्षेत्र में वो जाता है। तो इस तरह की यात्रा वृत्तांत, मतलब उसकी धार्मिक यात्रा की बहुत सारी डिटेल है, जिसमें से अगर क्रमशः देखा जाए तो वो पहले गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। इस प्रकार से इसकी क्रमवार जो है धार्मिक यात्राएं थी। ये सभी यात्राएं लगभग इसने अपने उपगुप्त के साथ की, जिसने इसको दीक्षित किया था। और इसके अलावा इसने धार्मिक महामात्रों की जो नियुक्ति की, इसमें 5वें वृहद शिलालेख में इसके बारे में ज्ञान होता है, जो कि 13वें वर्ष में अपने राज्याभिषेक के इसने इन धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धर्म महामात्रों का जो प्रमुख कर्तव्य था वो धर्म की रक्षा करना और धर्म की वृद्धि करना था। और तो इस तरह से बाकी और भी कई लोकहितकारी कार्य भी उसने किए और जनता में। तो इस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार भी किया।
तो कलिंग के युद्ध के बाद जो उसकी नीति में बदलाव आया कि युद्ध से नहीं धम्म से जो अपने विस्तार करना है। और धर्म प्रचार के अलावा उसने अगर देखा जाए तो सांची में स्तूप बनवाया। तो ये भोपाल के पास में है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है उसके पास एक सांची स्तूप बनवाया उसने। इसमें इसने लकड़ी के उसके चारों ओर एक बेड़ा सा बाड़ा सा लगाया। और हालांकि वो आगे चल के वो लकड़ी की चीज़ें हट गई, फिर किसी दूसरे शासक ने उसको पाषाण का बनवाया, पत्थरों का। तो इसमें भी इसने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें किया। तो ये जो स्तूप होते हैं ये ज़्यादातर तो इसलिए होते हैं कि जो बुद्ध और उनके जो शिष्य थे उनकी शरीर के अवशेष जो हैं कई भागों में, जैसे बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में बांटकर अलग अलग जगह पे स्तूपों में रखा गया था। अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। अशोक के पुत्रों कुणाल, जालोक, तीवर, महेंद्र में से कुणाल शासक बनता है। चूँकि जालोक को वो कश्मीर के पार्ट में भेज देता है यवनों के आक्रमण से बचाने के लिए। तो यवनों के आक्रमण में इसकी जीत होती है। जालोक जीत जाता है और यवनों को हराकर वो वहाँ के साम्राज्य को स्वतंत्र शासक वहाँ का घोषित हो जाता है। इस तरह से वो वहाँ शासन करने लगता है, वापस नहीं आता है। अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल शासक बनता है। कुणाल के बारे में एक कथा ये है कि उसकी जो विमाता थी उसने उसे अंधा करवा दिया था और उसके पुत्र संप्रति ने ही सत्ता संभाली थी। फिर दशरथ आते हैं। दशरथ जो है एक कुणाल का ही पुत्र था और मत्स्य पुराण में दशरथ को राजा माना गया है। हालांकि दशरथ एक आजीवक संप्रदाय का उपोषक था और उसके काल में साम्राज्य 2 भागों में बट गया था। पूर्वी भाग जो है दशरथ संभालता था, पश्चिमी भाग संप्रति के हाथों में था। संप्रति इसके बाद आता है। दशरथ 8 साल तक राज करता है, फिर उसके बाद संप्रति शासन संभालता है। अशोक के उत्तराधिकारियों में जो संप्रति था सबसे शक्तिशाली, जो सबसे योग्य शासक सिद्ध होता है और दशरथ के बाद वो राजा बनता है। लेकिन उसके पहले भी अशोक के काल में, कुणाल के काल में और दशरथ के काल में तीनों समय में संप्रति ने अपना जो है शासन में योगदान दिया हुआ है। संप्रति जैन मतावलंबी था और जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उसके राज्य की 2 राजधानियाँ थी, एक पाटलिपुत्र थी और एक उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त की तरह वो भी क्या करता था कि वो अपने श्रावण बेलगोला चला जाता है और अपने प्राण त्याग देता है वो संलेखना विधि से। तो ये एक छोटी सी संप्रति के बारे में डिटेल थी। अब शालिशक के बारे में देखते हैं। शालिशुक भी बोलते हैं इसको। संप्रति के बाद जो शालिशुक राजा बनता है, इसका दूसरा नाम जो है बृहस्पति भी था, जो कि ये संप्रति का ही पुत्र माना गया है। और फिर इसके बारे में ये भी है कि ये काफ़ी दुष्ट तरह का राजा था। इसने इसकी जो शासन की जो प्रणाली थी उसको उसने ठीक से अव्यवस्था के रूप में उस तरह से चलाया। उसने ठीक से नहीं चला पाया। इसके ही काल में जो है, जो कश्मीर में जालोक था, इसका ही जो जालोक ने इसके काल में आक्रमण किया। और फिर इसमें और भी डिटेल अगर देखें तो देव वर्मा आता है, लेकिन बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक माना गया है। बृहद्रथ अंतिम रूप से एक तरह से अयोग्य शासक ही था,
इसके काल में हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी कमियां पाई गई और कोई दिलचस्पी लेता नहीं था ये सैनिकों में या राजकाज में, सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता था। इसके ही सेनापति ने ये सब देखकर, इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और सत्ता पलट कर दी थी और फिर यहीं पर मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। उसके बाद शुंगों का शासन स्टार्ट होता है, तो शुंग साम्राज्य फिर इसके बाद चालू हो जाता है। तो ये छोटा सा इसके उत्तराधिकारियों के बारे में डिटेल था। मौर्यकालीन समाज के बारे में डिटेल देखते हैं। मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था के बारे में कई सारी डिटेल्स दी हुई हैं। वर्ण व्यवस्था में यूनानी लेखकों ने ये लिखा है कि उस टाइम पे कोई दास प्रथा प्रचलित नहीं थी और वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णों के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है और कुछ तरह के जातियों के बारे में भी डिटेल्स है, 15 तरह की निम्न जातियों के बारे में डिटेल है। ऐसे करके कई सारी वर्ण व्यवस्था और दास प्रथा से भी डिटेल है। लेकिन दास प्रथा के बारे में यूनानी लेखक लिखते हैं कि ऐसा कुछ उस काल में प्रचलित नहीं था, लेकिन कुछ दासों की कैटेगरीज थी। और अर्थशास्त्र में लिखा गया कि 9 प्रकार के दास उस टाइम पे पाए जाते थे। स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो स्त्रियों की स्थिति पुराने वाले प्राचीन काल जो वैदिक काल था उससे अलग थी। वैदिक काल से थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन में थी, स्त्रियां थोड़ी आज़ादी में थी इस टाइम पे और उनको कई सारे अधिकार दिए गए थे। स्त्री धन का अधिकार था। स्त्रियों की हत्या करने पर ब्राह्मण के हत्या के उसको समतुल्य समझा जाता था, यानी काफ़ी बड़ा अपराध था ये। और इस तरह से स्त्रियों के बारे में काफ़ी ये दिया गया कि अच्छी स्थिति थी उनकी। और ये था समाज के बारे में। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लोकहितकारी कार्यों को बढ़ावा दिया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और यही आगे चल के कई शासकों में देखा गया। ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखा जाए तो कई प्रकार के मंत्रियों के बारे में डिटेल्स हैं। पुरोहित, सेनापति, युवराज और दुर्गों की यानी फोर्ट्स की रक्षा करने वाला और दंडपाल यानी पुलिस हेड और इस तरह से कई राजस्व की देखभाल यानी रेवेन्यू कलेक्शन वाला, इस तरह से कई सारे पद थे जो ब्यूरोक्रेसी में थे। सैन्य संगठन के बारे में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में सैन्य संगठन के बारे में देखें तो पाया जाता है कि पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ कई तरह की चतुरंगणी इन्हें कहा जाए सेना थी और स्थायी सेना का बहुत बड़ा विशाल इसमें एक स्थायी सेना थी इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की। और आगे चल के अशोक के काल में ये और भी बढ़ जाती है और जो इसमें जो दुर्गपाल और अंतपाल है वो एक्चुअली मिलिट्री के हेड्स होते थे। पुलिस और गुप्तचर के बारे में यानी देखें तो जो इंटेलिजेंस इनकी थी वो कई ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल थी, संस्थागत गुप्तचर भी होते थे और कुछ ऐसे वॉलंटरी वो भी होते थे और स्त्रियों की भी मदद ली जाती थी गुप्तचरों के कार्यों में। और दंडपाल जो होता था वो पुलिस विभाग का जो हेड होता था, प्रधान। और हालांकि राजा जो है न्याय व्यवस्था का हेड होता था क्योंकि ये केंद्रीकृत व्यवस्था थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये राजा को ही धर्म का, कानून का, सबका हेड माना जाता था। लेकिन हाँ, कई तरह के न्यायालयों का भी है उल्लेख। ग्राम न्यायालय हुआ करते थे ग्रामीण लेवल पे, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर बना हुआ था और सबसे टॉप पर केंद्रीय न्यायालय हुआ करता था। तो न्यायालयों की भी व्यवस्था थी और कई तरह के दंड का प्रावधान था और सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स अर्थशास्त्र में मिल जाती हैं। प्रांतीय व्यवस्था यानी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे मौर्य साम्राज्य को
कई डिविजन्स में बांट दिया गया था और सबसे जो यूनिट थी उसकी वो प्रांत थी, जो इकाई थी, और उनकी कोई निश्चित संख्या, कोई नंबर्स तो नहीं थे, लेकिन कई प्रांतों में बटे हुए थे। स्थानीय शासक के बारे में अगर देखें, स्थानीय शासन छोटी प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग बटे हुए थे और एक स्थानिक में 800 ग्राम मतलब 800 गांव होते थे। तो इस तरह से अगर जैसे जिलों के बारे में अगर देखा तो जितने जिले में जितने गांव होते हैं उस तरह से उसे स्थानिक का नाम दिया जा सकता है। तो ये छोटा सा स्थानीय और प्रांतीय व्यवस्था के बारे में था उनके। और मौर्यकालिक समाज के बारे में आप देख ही चुके हैं इस तरह से। फिर अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में देखें तो अशोक ने दो तरह के, एक तो शिलालेख थे और एक स्तंभ लेख थे। तो शिलालेख मतलब नॉर्मली पत्थरों पर कुछ उकेर दिया जाए, और स्तंभ लेख मतलब खंभों पे, वो खंभा चाहे किसी मेटल का हो या किसी चट्टान का हो, तो उस पे भी कुछ लिखावट हो, तो उसमें किसी प्रशासनिक डिटेल हो या धार्मिक डिटेल के बारे में लिखा हो। तो ये अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में ये थोड़ा है, आप देख लेंगे। तो ये थी मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की डिटेल। थैंक यू।